होटल के मैनेजर ने सिक्योरिटी रूम में उस रात की वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दी। कुछ पल शांत रहकर कर्नल पुरोहित बोले। इंस्पेक्टर दिवाकर, जरा ध्यान से देखिएगा। जो लोग गिफ्ट दे रहे हैं उनमें अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो स्टॉप बोल दीजिएगा। मानता हूं बम लगाया नहीं जा सकता, तो क्या गिफ्ट तो किया जा सकता है ना। दोनों काफी देर तक वीडियो खंगालते रहे। ज्यादातर गिफ्ट देने वाले कपल्स थे जिन्होंने मुस्कुराते हुए गिफ्ट अविनाश और अंजलि के हाथ में रखे थे। स्टॉप। वीडियो में काले रंग का सफारी पहने साधारण सा आदमी दिखाई दिया जिसने गिफ्ट मेज के ऊपर रख दी और तेजी से मुड़कर बाहर भाग गया। वो गिफ्ट उसने मिस्टर अविनाश और मिसेज को नहीं दिया। दिवाकर और कर्नल ने 3 बार वीडियो रिवाइंड और फॉरवर्ड किया। किसी भी फ्रेम में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अरे भाई मैनेजर साहब, जरा 2 कप चाय ही भिजवा दीजिए। कर्नल पुरोहित ने अचानक वीडियो पॉज करके होटल के मैनेजर को संबोधित करते हुए कहा। एक में चीनी कम होनी चाहिए। और सुनिए, चाय होटल की नहीं होनी चाहिए। सामने एक टपरी है, वहां से मंगवा दीजिए। होटल की महंगी चाय मेरे गले से नहीं उतरती। ये सुनकर इंस्पेक्टर दिवाकर भी हंसने लगे। दिवाकर, चाय जो भी लेकर आए उसे गौर से देखना। क्यों सर? दिवाकर भ्रमित होते हुए पूछा। चाय का इस केस से क्या लेना देना है? ना ही इस वीडियो में कहीं कोई चाय पी रहा है। लगता है कर्नल साहब पागल हो गए हैं। दिवाकर मनी मन सोचने लगा। कुछ देर पश्चात चाय वाला लड़का आया। उसने 2 प्याला चाय टेबल पर रखी और मुड़ के चला गया। कर्नल पुरोहित और दिवाकर उसे गौर से देखते रहे। क्या दिखाना चाह रहे थे कर्नल पुरोहित? क्या ये 9-10 साल का चाय वाला लड़का खूनी हो सकता है? तुमने देखा दिवाकर? कर्नल साहब चाय की चुस्की लेते हुए बोले। क्या देखा सर? मैं समझा नहीं। इस लड़के ने दाएं हाथ से चाय टेबल पर रखी, फिर अपनी बाईं तरफ से मुड़ के वापस चला गया। अमूमन हम ऐसा ही करते हैं। जिस हाथ से काम करते हैं उसके विपरीत तरफ से मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की सक्रियता से एक मोमेंटम बनता है, जिससे ये क्या कार्य आसान हो जाता है। फिर कुछ देर रुककर कर्नल बोले। गौर से देखो वीडियो में इस आदमी को। इसने गिफ्ट अपने बाईं हाथ से टेबल पर रखी है। इस समय इसका चेहरा कैमरे से छुपा हुआ है और फिर ये दाईं ओर से मुड़ने की जगह बाईं ओर से मुड़ जाता है ताकि इसका चेहरा कैमरे से छुपा रहे। ये बेवजह नहीं लगता, बल्कि बहुत सोच समझ के किया गया है। इस शख्स को पहले से ही पता था कि होटल में कैमरे की लोकेशन क्या है। हो न हो इस शख्स का इस कांड से कुछ तो लेना देना है। सर एक बात और गौर करो। इस शख्स के आसपास कोई और इससे हाथ नहीं मिला रहा। शायद पहचान भी नहीं रहा। हो सकता है कि ये शख्स इन सब के लिए अजनबी हो। बहुत अच्छे दिवाकर, लेकिन यहाँ कुछ और भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग इसे पहचान नहीं रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पहचान कर भी इससे हाथ मिलाना जरूरी नहीं समझ रहे। यानी ये कोई छोटी कीमत का आदमी है। शायद अविनाश की कंपनी में बहुत निचले स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी। वीडियो को थोड़ा और गौर से देखने पर ही समझ में आया कि उस शख्स ने अपने तोहफे पर कोई नाम का टैग नहीं लगाया था। दिवाकर ने कहा, चलिए बाकी की वीडियो बाद में देखेंगे। पहले ये पता करते हैं कि ये है कौन। उन्होंने होटल के स्टाफ और सिक्योरिटी को ये वीडियो दिखाया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने पहचानते हुए कहा। सर, ये तो प्रकाश है, अविनाश साहब का ड्राइवर। इस समारोह के आयोजन में ये काफी शामिल हुआ था। लाइट्स कहाँ लगने हैं, मेन्यू क्या रखना है इत्यादि इसने काफी सुझाव दिए थे इसके विषय में। सिक्योरिटी गार्ड की बात को एक दो और स्टाफ ने भी डिटो किया। दिवाकर ने अपना सर निराशा में खुजाते हुए कहा, इससे तो ये समझ में आता है कि उसे होटल में कैमरा कहाँ है इसकी जानकारी थी। लेकिन सर बम से तो उसके खुद के ऊपर कच्चे उड़ गए। वो खुद ही बम प्लांट करके मरने क्यों आ गया? पुरोहित सर, आपका अनुमान गलत लग रहा है। यह भी तो हो सकता है कि शायद प्रकाश को पता ही नहीं था कि उस गिफ्ट में मौत का सामान है। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे रुपए दिए हों और कहा हो कि यह गिफ्ट गिफ्ट के साथ रख दे। चलिए, सुराग तो बहुत बढ़िया मिला है। अब एक और टपरी की चाय हो जाए, इसके बाद सोचते हैं, और बाकी की वीडियो फुटेज बाद में देखेंगे।
दोनों चाय पीते रहे और आपस में सलाह मशवरा करते रहे। इसके बाद इंस्पेक्टर दिवाकर ने स्टाफ से जानने का प्रयास किया कि किसी ने गोली चलाने वाले को देखा है या उसके बारे में कोई जानकारी है। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने प्रकाश को पहचाना था उसका नाम बलवंत था। उसने बताया, साहब, उस रोज मेरी ड्यूटी थी। इतने बड़ी आदमी का इवेंट था। हमारी सिक्योरिटी सफाई की सबसे अलग दर्जे की लगी हुई थी। कोई पिस्तौल तो क्या, पिन लेकर भी हॉल के अंदर नहीं घुस सकता था। मेहमान तो छोड़िए, मेरी खुद की टीम के हर सदस्य की मैंने खुद जांच की थी। उस रिसेप्शन हॉल में कोई औजार मौजूद था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोगों से कोई चूक हुई होगी। गोली तो चली थी और इस होटल में ही चली थी। अपनी भूल पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड को डांटते हुए दिवाकर बोला। सर, बाहर वो मेटल डिटेक्टर आप देखा आपने? वो दुनिया का ही नहीं, विश्व का सबसे सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर है। हर मेहमान को इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होता है। मुझे 30 साल हो गए ये काम करते हुए। ये चूक हो ही नहीं सकती। इस रिसेप्शन हॉल में कोई गन आना संभव नहीं है। बलवंत और दृढ़ता से बोला। बकवास मत कर। तुझे और तेरी टीम को तो मैं। इंस्पेक्टर दिवाकर आक्रोशित होते हुए बोले। रुको दिवाकर, मुझे वो गोली का घाव कुछ अटपटा सा लग रहा था। अब समझ आया। प्रकाश को जो गोली लगी थी वो रिवॉल्वर की थी ही नहीं। तब फिर? दिवाकर ने पूछा। किसी बड़ी बंदूक की थी, जैसे लॉन्ग रेंज स्नाइपर गन। ऐसी बंदूक अगर कोई लाया होता तो यहाँ की सिक्योरिटी उसे मिस नहीं करती। तभी वहां इंस्पेक्टर कदम आया। उसे देखते ही दिवाकर ने पूछा, हाँ बताओ कदम, कुछ मिला? सर, आप सही कह रहे थे। मेरी टीम को मौकाए वारदात से एक बुलेट का टूटा फूटा खाली शेल मिला है, लेकिन ये आम बुलेट नहीं है सर। ये C-15 स्नाइपर गन की बुलेट है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एक्यूरेट और लॉन्ग डिस्टेंस गन है। गोली चलाने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता सर। ये किसी प्रोफेशनल का काम है। फिर कुछ देर रुककर कदम बोला। डॉक्टर्स ने ड्राइवर प्रकाश के कंधे पर मिली बुलेट इंजरी की जांच करके पुष्टि की है सर कि वो घाव इस बुलेट से ही लगा है, यानी C-15 स्नाइपर गन की बुलेट से। ये सुनकर इंस्पेक्टर दिवाकर कर्नल पुरोहित से बोला, आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आपको पहले से इस बात का अंदेशा था। मानना पड़ेगा सर आपकी जासूसी शक्तियों को। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, ये प्रकाश को क्यों मारना चाहेगा, वो भी प्रोफेशनल स्नाइपर द्वारा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को पता था कि प्रकाश समारोह में बम रखेगा, इसलिए सबको बचाने के लिए उसको मारा? ये भी तो हो सकता है सर कि जिस आदमी ने प्रकाश को गिफ्ट रखने के लिए कहा हो, उसने ही प्रकाश को मार दिया हो ताकि कोई गवाह ही न बचे। सिक्योरिटी गार्ड बलवंत बीच में बोला। दिवाकर बलवंत को डांटते हुए बोला, अरे चुप करो यार, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जब बम का धमाका करवाना था तो वो शख्स प्रकाश को गोली से क्यों मारेगा? फिर कुछ सोचकर दिवाकर बोला, ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। इंस्पेक्टर, लॉन्ग रेंज की चीजें जो होती हैं वैसे पास से कभी कभी नहीं होती। खैर बलवंत, ये बताओ कि आसपास की बिल्डिंग में कुछ हलचल देखी थी तुमने जब ये कांड हुआ, उस समय के आसपास? सिक्योरिटी गार्ड को संबोधित करते हुए कर्नल बोले। हाँ सर, एक बात है। जब ये विस्फोट हुआ तब सामने की बिल्डिंग के 12वें माले पर मैंने हलचल देखी थी। यहाँ बम ब्लास्ट होते ही 12वें माले की सारी बत्तियां गुल हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, सामने जो बिल्डिंग है वह एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। वहां तो आपको पुलिस के रौब से ही पूछताछ करनी होगी। सब इंस्पेक्टर कदम से कहिए ये वहां की जांच करे। कोई बीच में आए तो पुलिस की लाठी से उसे हटा दे। चलिए, मैं और आप अविनाश के घर जाकर वहां कुछ मालूमात करते हैं। अविनाश के घर जाकर कर्नल ने सभी घरेलू नौकरों को अपने समक्ष बुलाया और फिर मिसेज अविनाश से धीरे से बोले। देखिए, हर घर के कुछ राज होते हैं। कभी कभी घर के मालिक को वो राज पता नहीं होते जो नौकरों को होते हैं। अविनाश की जान की दुश्मनों का पता लगाने के लिए हमें वो राज पता करने होंगे। इसलिए आप कृपया दूसरे कमरे में चली जाइए। आप नहीं होंगी तो ये लोग बिना हिचक सच्चाई बता सकेंगे।
मिसेज अविनाश यानी कि अंजलि थोड़ी देर रुकी, नौकरों की तरफ गौर से देखा और फिर थोड़ी हिचक के साथ वहां से चली गई। कर्नल ने सभी नौकरों से कहा, देखो, तुम लोगों को इस घटना के बारे में जो कुछ भी पता है, बिना डरे, बिना संकोच के मुझे बता दो। ये तुम्हारा नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी फर्ज भी है। नहीं तो पुलिस वालों का तरीका तो तुम जानते ही हो। एक लंबाई में छोटा पर लीडर जैसा दिखने वाला नौकर निकल कर आया और बोला, सर घटना वाले दिन हम तो घर पे ही थे, कोई होटल गया ही नहीं था। हम लोगों को तो ईश्वर कसम कुछ नहीं पता। तेरा नाम क्या है? जी रामलाल, नौकर बोला। उसकी आंखों में कहीं डर नहीं था बल्कि एक जिज्ञासा थी, जैसे कि वो अपने कद से कुछ ज्यादा ही जानता हो। ठीक है, अगर तुम सही कह रहे हो तो भगवान पुलिस से तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तुम लोगों में से केवल वह लोग जो घर पर सफाई और किचन में काम करते हैं, वह लोग ही रुक जाएं, बाकी लोग अपने काम पर जा सकते हैं। 3 नौकर रुक गए, उनमें रामलाल भी था। कर्नल ने पहले बाकियों से उनके नाम जाने, फिर पूछा, प्रकाश ड्राइवर कैसा था? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? क्या उसने कभी कोई चोरी या अन्य कोई हरकत की थी? नहीं साहब, प्रकाश तो बहुत ही शरीफ और मिलनसार आदमी था। कभी हम लोगों या किसी से उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक नौकरानी बोली। अच्छा, ये बताओ कि मालिक और मालकिन के संबंध कैसे थे? क्या उनमें कभी लड़ाई झगड़ा होता था? देखो, बिना डरे मुझे बता दो और समझ लो कि तुम्हारी बात मुझ तक ही सीमित रहेगी। कुछ देर तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर वो नौकरानी बोली, नहीं साहब, सब अच्छा था। कर्नल कुछ देर चुप रहे। वो गौर से नौकर रामलाल को देख रहे थे। जाने क्यों बार बार उन्हें लग रहा था कि ये कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। फिर वो बोले, अच्छा, ऐसा है कि तुम दोनों जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर तुम्हें बुला लूंगा। रामलाल, तुम जरा रुको। सामने की दीवार पर जंगल की एक पेंटिंग टंगी हुई थी। जंगल का हर जानवर उस चित्र में था। उसकी ओर इशारा करते हुए कर्नल बोले, ये पेंटिंग देख रहे हो रामलाल? ये जानवरों का नहीं, इंसानों का बनाया हुआ चित्र है। इसमें जो शेर है वो है तुम्हारे सांप जैसे लोग, जो दुनिया भर पर राज करते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते हैं। उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। देख रहे हो कैसे ऊपर बैठे हैं? पेंटिंग में ऊंचे पहाड़ पर बैठे शेर की ओर इशारा करते हुए कर्नल बोले, और ये खरगोश और हिरन जैसे जानवर हो तुम लोग और बाकी नौकर। और रहे ये चीते, गीदड़, जंगली कुत्ते, ये सब हम लोग हैं, मैं और इंस्पेक्टर दिवाकर। वहीं खड़े इंस्पेक्टर दिवाकर की ओर इशारा करते हुए कर्नल बोले, अगर ऐसा कुछ भी है जो तुम्हें पता है और तुमने हमें नहीं बताया, तो ये समझ लो कि जब शेर सो रहा होता है तो चीता ही जंगल का राजा होता है, और जब चीते को भूख लगती है तो सबसे पहले शिकार करता है खरगोश का। अब तक नौकर रामलाल स्पष्ट रूप से काफी डर चुका था। ये तुम्हारी मालकिन अभी जाने के पहले तुम्हें घूर रही थी। क्या जानता है, अगले 2 मिनट में बता दे, वरना आगे की बात मैं नहीं, इंस्पेक्टर दिवाकर करेंगे, और इनसे ज्यादा इनका डंडा करेगा। साहब, दोनों में लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता था। मालकिन सारे घर की क्रॉकरी बर्तन फेंक फेंक कर मारती थी। कभी कभी अविनाश साहब हमेशा बिजनेस में लगे रहते थे और मालकिन को बहुत कम समय देते थे। घटना वाले दिन भी दोनों में काफी झगड़ा हुआ था और साहब बिना नाश्ते किए ही ऑफिस चले गए थे। अच्छा, और? कर्नल ने रामलाल की आंखों में झांकते हुए कहा, और भी कुछ छुपा रहा है? देख, झूठ बोलेगा ना तो साले बहुत मार पड़ेगी। साहब, मैंने कई बार प्रकाश को अंजलि मेम साहब के कक्ष में जाते हुए देखा है, और जब अविनाश साहब नहीं होते थे तब भी देखा है। घर में प्रकाश को अलग ही कमरा दिया गया था और वो किसी भी नौकर से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेम साहब से उसका कुछ खास था साहब। अच्छा, और दोनों क्या बात करते थे, अंजलि मेम साहब और प्रकाश? इंस्पेक्टर दिवाकर ने उत्सुकता से पूछा। ये तो नहीं पता साहब, घर के दरवाजे बहुत मोटे हैं, उनमें से आवाज नहीं आती, पर जहां तक समझ में आता है दोनों बहुत उत्सुकता से बात करते थे साहब, जैसे दो प्रेमी बहुत दिनों बाद मिले हों। रामलाल के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, सर,
एक बार मैंने प्रकाश के हाथ में एक सोने का हार देखा था। हो ना हो ये हार मैडम का ही होगा। कहाँ ले जा रहा था वो इस हार को? दिवाकर ने पूछा। ये तो नहीं पता साहब, कहीं बाहर ही ले जा रहा था। क्या पता बेचने ले जा रहा हो। साहब एक बात और, एक बार घर साफ करते हुए मैंने अंजलि मैडम के कमरे में कुछ जले हुए कागज देखे थे। पास से देखा तो वो कुछ फोटोज थी। किसकी फोटोज थी? साहब फोटो जल गई थी तो चेहरा साफ नहीं था, पर पास से देखने पर लग रहा था कि दो लोगों की फोटो थी। उनमें से एक तो पक्का प्रकाश था। अच्छा चल, अब जा। कर्नल बीच में बात काटते हुए बोले। फिर कर्नल इंस्पेक्टर दिवाकर की ओर मुड़ते हुए बोले। दिवाकर, अंजलि मैडम से बात करने का समय आ गया है। एक काम करो, मैं उनके कमरे में पहले जाता हूँ, उनसे बात शुरू करता हूँ। 10 मिनट के बाद तुम आ जाना। शायद मुझसे ज्यादा खुल के बात कर ले वो। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे डर से शायद कुछ राज खोल दे। समझ गए ना? शाम दाम दंड भेद। कुछ देर बाद कर्नल पुरोहित अंजलि के समक्ष खड़े थे। अंजलि थोड़ी बेचैन सी दिख रही थी। अंजलि मैडम, मैं आपकी बेचैनी समझ रहा हूँ। इतनी कठिनाई के समय में आपको पुलिस के सवालों का जवाब देने पड़ रहे हैं। यकीन मानिए, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस घटना के पीछे किसका हाथ है उसे पकड़ा जा सके। इन पुलिस वालों के चक्कर से दूर ही रहें तो अच्छा है। जिस इंसान ने इन्हें एक बार मारने की कोशिश की, वो दोबारा भी ऐसी ही हरकत कर सकता है। आप इस घटना के संबंध में यदि कोई जानती हैं तो साफ साफ बता दीजिए। आपको किसी पर शक है क्या? आपने पार्टी में कुछ अटपटा सा देखा क्या? तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ। कर्नल लगातार अंजलि के चेहरे पर आते जाते भाव को गौर से पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ तो सहज नहीं लग रहा था। अंजलि के दिल में थोड़ा और झांकने के लिए कर्नल ने सवाल किया। आपके अविनाश के साथ कैसे संबंध? मेरे अविनाश से बहुत अच्छे संबंध है। हमारा जीवन बहुत सुखी है। इसीलिए अगर आप लोगों में झगड़ा होता था और आप लोग अलग अलग कमरों में सोते थे। घटना वाले दिन भी आप लोगों में बहुत झगड़ा हुआ था। क्या यह बात गलत है? एक पल को अंजलि सन्न रह गई। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। क्या क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? इस घर में पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, और आप होते कौन हैं? ठीक उसी समय इंस्पेक्टर दिवाकर ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर अंजलि थोड़ा और सहम गई और थोड़ा नरम होते हुए बोली। देखिए, अविनाश हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए थे, इसलिए थोड़ी कहासुनी हो गई थी। क्या आप खुद पर शक कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। कर्नल पुरोहित ने दृढ़ता से कहा। मैडम, शक तो मुझे हर उस इंसान पर है जो मिस्टर अविनाश से संबंधित था। उनमें से एक आप भी हैं। आपको एक हफ्ते पहले ही अविनाश सर ने सेकंड इन कमांड बनाया है। यानी अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इस सारी अकूत संपत्ति की मालकिन आप होंगी। आपके शादी से पहले 2 प्रेम प्रसंग भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। इस सब मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी मानसिक दशा ठीक नहीं है। इस समय तो मेरा केवल एक ही मकसद है कि अविनाश को होश आ जाए। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अंजलि पीछे हटते हुए बोली। ठीक है मैडम, आप हॉस्पिटल जाइए। हम 1-2 दिन बाद जब आप अच्छा महसूस करेंगी तब आपसे पूछताछ करेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब, इस समय मैडम को परेशान करना ठीक उचित नहीं होगा। बाहर आकर इंस्पेक्टर दिवाकर ने पूछा। तुमने तो केस के विषय में बहुत मालूमात हासिल कर ली है, पर कैसे? कुछ नहीं दिवाकर जी, कुछ नौकरों ने, कुछ मिस्टर कपूर और कुछ मिसेस अविनाश के चेहरे के हाव भाव ने मुझे बताया कि अविनाश की मृत्यु के बाद मैडम ही उनकी वारिस है। लेकिन मैडम के प्रेम प्रसंगों का तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल ठीक मैरिज से पहले अविनाश जी को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी, इसलिए उन्होंने एक जासूस से संपर्क किया था जो मेरा जानने वाला था। इस विषय में उसने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि अविनाश से पहले अंजलि की शादी एक एनआरआई मिस्टर हेमंत से होना तय हुई थी, लेकिन शादी से 1-2 दिन पहले ही लड़के वालों ने शादी से मना कर दिया। जब मेरे उस जासूस
मित्र ने हेमंत से संपर्क किया तो उसने यही बात बताई कि उसे फोन पर धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया है। फिर कुछ सोचते हुए कर्नल पुरोहित बोले, मुझे लगता है कि अंजलि की सुंदरता ही उसकी दुश्मन है। इसके बाद मेरे जासूस मित्र ने पुलिस की मदद से हेमंत का फोन टेप कराया और उस लड़के का पकड़ा जिसने हेमंत को फोन किया था। उसका नाम गोविंदा था, एक टपोरी टाइप लड़का था। पुलिस के 2-3 तमाचे ने ही उससे सब उगलवा लिया। गोविंदा ने बताया कि वह अंजलि से एक तरफा प्यार करता है। अंजलि ने उसे कभी घास नहीं डाली और भविष्य के लिए उसने तौबा की कि वह आगे से अब कोई हरकत नहीं करेगा। ओह, तो ये तो एक प्रेम प्रसंग का मामला हुआ, वो भी एक तरफा। लेकिन आपने अभी अंजलि से कहा कि उसके 2 प्रेम प्रसंग थे, ये आपको कैसे पता लगा? ओहो, अरे वो मैंने ऐसे ही बोल दिया, टेस्ट करने के लिए। इतनी सुंदर युवती का शादी से पहले एक से ज्यादा दीवाना आशिक न हो, लानत है शहर भर के लड़कों पर। कर्नल हंसते हुए बोले, और अंजलि के हाव भाव से मेरा शक यकीन में बदल गया। वैसे सर, आपको क्या लगता है, क्या ड्राइवर प्रकाश हो सकता है अंजलि का दूसरा आशिक? ये नौकरों के बयान से तो इस तरफ ही इशारा कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दिवाकर। अंजलि एक बेहद ही और चालाक किस्म की महिला लग रही है। ऐसी महिला कुछ भी कर सकती है। तभी इंस्पेक्टर दिवाकर का फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन देखते ही वो सकते में आ गए। तुरंत फोन उठाया और यस सर कह के दूसरे कमरे में चला गया। इधर कर्नल पुरोहित अविनाश के लिविंग रूम में लगी उस जंगल की पेंटिंग को निहारने लगे जिसका जिक्र उन्होंने नौकर रामलाल से किया था। एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बैठा था शेर, जंगल का राजा, और नीचे थी उसकी प्रजा। वही प्रजा के बीच एक सियार भी था, और जहां बाकी के जानवर शेर को निहार रहे थे, वो सियार आंखें मूंद कर अपनी ही दुनिया में खोया था, जैसे अपनी दुनिया का खुद ही राजा हो। फोन पर बात करके जब दिवाकर लिविंग रूम में वापस आया तो कुछ देर कर्नल साहब को पेंटिंग निहारते हुए देखने लगा। फिर बेचैन होते हुए बोला, सर जी, आप ये जंगल की पेंटिंग निहार रहे हैं, इधर असल जिंदगी इन जंगल से कम नहीं है। कमिश्नर साहब मुझे पका के खा जाना चाहते हैं। उनके ऊपर मिनिस्ट्री से बड़ा प्रेशर आ रहा है, और मीडिया वाले तो गिद्ध की तरह थाने के बाहर टेंट गाड़ के खड़े हैं। कुछ भी हो, उन्हें तो महीने भर का मसाला मिल गया ना। कुछ तो करना पड़ेगा सर, वो भी जल्दी। इंस्पेक्टर, इस पेंटिंग को देखो। कर्नल पुरोहित दार्शनिक अंदाज में बोले, शेर के अलावा बाकी सब जानवर एक ही धरातल पर रहते हैं, और अगर कहीं शेर बेहोश हो जाए तो कयामत आ जाती है। सब लोग एक दूसरे को खा जाने को तैयार हो जाते हैं। एक शेर ही है जो नियम और कायदे कानूनों को बनाए रखता है। अब देखो, अविनाश इतना ताकतवर आदमी था, समझ लो इस मानव जंगल का शेर था, लेकिन कोई उसे ही घायल करके निकल गया और चारों तरफ अब अफरा तफरी मची है। सब सोच रहे हैं कि ये कैसे रही तुम्हारी समस्या। मुझे तो लगता है ये सब कुछ अंजलि का ही किया धरा। उसी ने मिस्टर अविनाश को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये प्रयास किया है, लेकिन बिना किसी दमदार सबूत के हम कुछ यकीनन नहीं कह सकते। चलो एक बार फिर होटल जाकर बाकी वीडियो देखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ निकल कर तो अवश्य आएगा। सिक्योरिटी रूम में कर्नल और दिवाकर ने कई बार वीडियो फुटेज को आगे और पीछे करके देखा, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे कुछ सबूत मिले। मुख्य संदिग्ध ड्राइवर प्रकाश तोहफा रखकर तुरंत निकल गया और फिर वापस नहीं आया। काफी देर वीडियो देखने के बाद कर्नल ने कहा, यार दिवाकर, मेहमानों को तो बड़े अच्छे से देख लिया। प्रकाश के अलावा और कुछ अजीब लग भी नहीं रहा। अंजलि जी भी नॉर्मल ही लग रही हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड बलवंत को संबोधित करते हुए कर्नल बोले, भाई जरा आगे का वीडियो दिखाओ, पार्टी के खत्म होने के बाद का। बम विस्फोट के आसपास का फुटेज चलाओ। अब कर्नल और दिवाकर बम फटने के ठीक पहले का फुटेज देख रहे थे। अंजलि और अविनाश सबके जाने के बाद होटल में आराम कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से कुछ बातें की जिससे दोनों भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कर्नल बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इन्हें ऐसे देखकर तो नहीं लगता सर कि अंजलि कभी अविनाश को मारने की कोशिश भी कर सकती है, दिवाकर अनायास ही बोल पड़ा। कर्नल कुछ देर चुप रहे, जैसे अपने शब्दों को तोल रहे हों। तभी उन्होंने देखा अंजलि
दो एक जैसे दिखने वाले तोहफों के नाम के टैग हटा रही है। फिर कुछ सोचकर कर्नल बोले, सच कह रहे हो दिवाकर। मैं जरा हॉस्पिटल फोन करके पूछता हूँ कि अविनाश जी को होश आया कि नहीं। मेरा अविनाश जी से बात करना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। अभी कर्नल पुरोहित सिक्योरिटी रूम से बाहर निकले ही थे कि इंस्पेक्टर दिवाकर का फोन बज उठा। हाँ सब इंस्पेक्टर कदम। अच्छा। अस्पताल से बात करके जैसे ही कर्नल पुरोहित कमरे में वापस आए, सामने इंस्पेक्टर दिवाकर का गंभीर चेहरा देखकर सतर्क हो गए। इंस्पेक्टर दिवाकर बोला, सर, होटल के सामने वाली बिल्डिंग के 12वें माले की जांच सब इंस्पेक्टर कदम ने की तो पाया कि फ्लैट नंबर 1205 एक हफ्ते से खाली पड़ा है। इस फ्लैट की खिड़की से होटल का रिसेप्शन रूम साफ दिखाई देता है। हो ना हो सर, गोली यहीं से चली है। पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वारदात के वक्त उन्होंने 1205 से एक जोरदार गोली की आवाज सुनी थी। पिछले हफ्ते ही फ्लैट के मालिक ने इस फ्लैट को किसी कंपनी को बेचा है। कोई आस्था डेवलपर्स नाम की कंपनी है। फिर कुछ सोचकर दिवाकर बोला, पर सर कमाल की बात तो यह है कि इस कंपनी के मालिकों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुराने मकान मालिक जिन्होंने ये फ्लैट इस कंपनी को बेचा था, उनको इस कंपनी ने ईमेल द्वारा संपर्क किया था और सारा लेन देन मॉरिशस के एक अकाउंट से हुआ था। सर, ट्रैक करने पर पाया कि ये अकाउंट और भी दूसरी कई कंट्रीज से लिंक्ड है। कुल मिलाकर इस कंपनी के पीछे जो असली आदमी है उसको पकड़ना नामुमकिन जैसा लगता है। सर, ये आस्था डेवलपर जाली कंपनी लगती है। बहुत सोचा समझा हुआ काम है सर। फ्लैट से किसी भी तरह से कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई सुराग नहीं मिला है। सर, मुझे लगता है आपको और मुझे अभी वहां जाकर फिर से उस फ्लैट की छानबीन करनी चाहिए। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें अपना समय बर्बाद करने का शौक है तो करो, मुझे नहीं। कर्नल लगभग डांटते हुए दिवाकर से बोले, तुमने ही कहा था कि ये किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। तुम चाहे कितना खाक छान लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। इधर असली खूनी हमारे हाथ से निकला जा रहा है। कर्नल पुरोहित को गुस्से में देखकर इंस्पेक्टर दिवाकर भी सख्ते में आ गया। इस तरह से डपटे जाने की आदत नहीं थी उन्हें। लेकिन कर्नल को इज्जत देते हुए दिवाकर बोला, तो फिर आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए सर? जाके अविनाश सर की कंपनी के लोगों से बात करो, खास तौर पर सीनियर लोगों से। अब तक हमने कंपनी वालों की राय तो जानी ही नहीं है। जिसने भी ये स्नाइपर सेट किया है वो इस तरह की जाली कंपनी बनाने का माहिर होगा। ऐसे लोग या तो कंपनी के मालिक होते हैं या अकाउंटेंट। तुम अविनाश की कंपनी के अकाउंटेंट से बात करो, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। फिर कुछ सोचकर कर्नल बोले, अविनाश जी को होश आ गया है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आ जाना, वरना रात बहुत हो गई है। कल मिलते हैं। इंस्पेक्टर दिवाकर और सब इंस्पेक्टर कदम ने अविनाश के ऑफिस जाकर उनके डिप्टी डायरेक्टर कपूर साहब से बात की। दिवाकर ने पूछा, कपूर साहब ये बताइए, हाल के दिनों में कंपनी में क्या चल रहा था? इतनी बड़ी कंपनी में कुछ ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। धंधा कैसा चल रहा था? कंपनी के अंदर या बाहर अविनाश जी की किसी से दुश्मनी या झड़प तो नहीं हुई थी? सर, मतलब कुछ अजीब सा हुआ हो तो बताइए। सब इंस्पेक्टर कदम दिवाकर की बात पूरी करते हुए बोले। डिप्टी डायरेक्टर कपूर साहब ने बताया। डिप्टी डायरेक्टर कपूर ने कहा, देखिए, जैसे आपने कहा, इतनी बड़ी कंपनी में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है और अभी कोरोना वायरस के चलते कंपनी की दिक्कतें काफी बढ़ गई थी। लेकिन इस समारोह में कई यूरोपियन निवेशक आए थे जो हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। उनसे बातचीत में सिर्फ अविनाश जी ही शामिल थे, तो इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन यही नहीं, अभी एक हफ्ते पहले नेशनल बैंक ने हमारी एक नई कंपनी को 5,000 करोड़ का लोन दे दिया था और इन पैसों से हमारी सारी दिक्कतें जरूर दूर हो जाती। नई कंपनी? कौन सी नई कंपनी? और ये यूरोपियन निवेशकों से आप हमारा संपर्क करा सकते हैं? इंस्पेक्टर दिवाकर ने पूछा। डिप्टी डायरेक्टर कपूर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं आपको यूरोपियन निवेशकों से संपर्क करवा दूंगा। रही बात नई कंपनी की, तो ये कुछ हफ्ते पहले ही शुरू की गई थी। अविनाश सर न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत विश्वास रखते हैं, सोचते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे विश्व का भविष्य है। इस कंपनी को विश्व के सबसे उत्तम न्यूक्लियर कंपनी बनाने का सपना था उनका। 1-2 सरकारी टेंडर्स भी जीत चुकी थी ये कंपनी। यहाँ तक कि 5,000 करोड़ का लोन कंपनी के ऊपर ही मिल गया था। मतलब अविनाश सर को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ा था। लेकिन ऊपर वाला भी कुछ मजाकिया ही है। मतलब? सब इंस्पेक्टर कदम ने पूछा। मतलब सर कि ये कंपनी सिर्फ एक आदमी के नाम पर थी और वही इसे चलाने के लिए यहाँ नहीं है।
अविनाश धवन? कदम ने उत्साह से पूछा। नहीं, मिस्टर बोगाड़े, अविनाश जी के अकाउंटेंट। क्या? इंस्पेक्टर कदम सकते में आ गया। जी हाँ, कपूर साहब थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले। पता नहीं अविनाश सर को मिस्टर बोगाड़े पर इतना भरोसा कैसे है। उसे अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट का मालिक बना दिया और खुद उस कंपनी में कुछ भी नहीं रखा। कहने लगे कि इस कंपनी का भविष्य बोगाड़े है। नई कंपनी जिस पर वो सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं, इसका हिस्सा वो खुद नहीं है। सिर्फ मिस्टर बोगाड़े ये कंपनी चलाते हैं। ये सब सुनकर दिवाकर और कदम का दिमाग चकरा गया। कुछ तो गड़बड़ थी, पर क्या, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ये नई कंपनी का बही खाता मिल सकता है कपूर साहब? ये मिस्टर बोगाड़े क्या कर रहे थे इस कंपनी में, कुछ अंदेशा है आपको? और ये मिस्टर बोगाड़े को प्लीज बुला दीजिए। दिवाकर एक ही सांस में बोल बैठा। दिवाकर जी, यही तो अजीब बात है, कपूर साहब बोले। मिस्टर बोगाड़े पिछले 2 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे। पिछले 8-9 दिन पहले शर्मा इंडस्ट्रीज से फोन आया था और उन्होंने 30 करोड़ की रसीद मांगी थी, लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ पैसा हमें मिला ही नहीं। तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बोगाड़े जी से संपर्क करने की। 2 हफ्ते पहले बोगाड़े जी का ईमेल आया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन जब वो 3-4 दिन तक ऑफिस नहीं आए तो अविनाश सर बहुत गुस्से में आ गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल से तो उनका नंबर भी बंद आ रहा है। और रही बात बही खाते की, तो नई कंपनी का बही खाता एक ही आदमी रखता था, मिस्टर बोगाड़े, और वो इस समय संपर्क से बाहर है। फिर भी थोड़ा खोजने पर नई कंपनी के लेन देन पर कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। दिवाकर चौंकते हुए बोले। तो बोगाड़े साहब के घर का एड्रेस है आपके पास में? कपूर साहब ने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, ज्यादा दूर नहीं रहते, कीर्तन नगर में ही रहते हैं वो। दिवाकर कदम को कोने में ले जाकर बोले। कदम, मैं अभी इस बोगाड़े के घर जाकर तफ्तीश करके आता हूँ। 2-3 हवलदार को भी ले जाता हूँ। तुम एक काम करो, किसी तरह से नई कंपनी का बही खाता निकलवाओ, और साथ ही ये बोगाड़े की जन्म कुंडली निकलवाओ। कितने बैंक खाते हैं, पिछले 1 महीने में कहाँ कहाँ गया था, किन किन से मिला, सब पता करो। कल सुबह तक मुझे ये रिपोर्ट अपनी डेस्क पर चाहिए। और हाँ, कर्नल पुरोहित कह रहे थे कि शादी से पहले अविनाश ने अंजलि की जासूसी करवाई थी किसी डिटेक्टिव के द्वारा। कह रहे थे कि उन्होंने पुलिस की भी मदद ली थी। पता करो किस पुलिस वाले ने की थी मदद। और ये भी पता करो कि कौन डिटेक्टिव था जिसने अविनाश के लिए अंजलि की जासूसी की थी। ठीक है सर। आया और फोन उठा लिया। हाँ दिवाकर, दिवाकर के हेलो बोलने से पहले ही कर्नल पुरोहित बोल उठे। मैंने अविनाश से बात की। वो ठीक है, बस थोड़ा शॉक में है। जैसा कि सोचा था, प्रकाश उसका भरोसेमंद आदमी था, और अविनाश कहता है कि प्रकाश उसे धोखा नहीं दे सकता। बड़े पर उसे हल्का सा शक था, पिछले कुछ दिनों से और भी अधिक बढ़ गया था। अब अविनाश को लगता है कि बोगाड़े वो शर्मा इंडस्ट्रीज के 30 करोड़ ही नहीं, बल्कि 5,000 करोड़ जो नेशनल बैंक ने अविनाश की नई कंपनी को दिए थे, लेकर भाग गया है। कुछ देर रुककर कर्नल पुरोहित बोले। अब ये सुनो, मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया है, जिस तरह की स्नाइपर गन से प्रकाश पर हमला हुआ, इस शहर में वैसी एक ही गन है, और वो भी पिछले हफ्ते किसी ने खरीदी। ये गन किसने खरीदी, इसका पैसा मॉरिशस के किसी बैंक अकाउंट से आया है। और जब मैंने अपने सूत्रों को वो पैसा ट्रेस करने के लिए कहा, तो ये पाया कि अंततः ये पैसा आस्था डेवलपर्स नाम की कंपनी से निकला है। ये नाम याद है ना? हाँ सर, ये तो वही कंपनी है जिसके नाम पर वो 12वें माले का फ्लैट था जिससे गोली चली थी, दिवाकर ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल। और जानते हो, इस कंपनी में सिर्फ एक ही शख्स काम करता है, जो कि उस कंपनी का मालिक भी है, और उसका नाम है दीपक बोगाड़े, तुम्हारे बोगाड़े जी। क्या बात कर रहे हैं सर? यानी ये पहेली अब सुलझ रही है। वैसे सर, मैं बोगाड़े के घर आया हूँ, कुछ अपडेट मिलती है तो आपको कॉल करता हूँ। एक बात और सुनो, मैंने अपने अनौपचारिक सूत्रों से प्रकाश की हिस्ट्री निकलवाई, तो पता चला कि अविनाश के घर काम करने से पहले उसका नाम प्रकाश नहीं था, उसका नाम अरुण था। अरुण का एक भाई भी था, जो कुछ साल पहले पागल खाने में चल बसा था, और उसका नाम था गोविंदा। नाम याद आया ना? हाँ सर, नाम तो सुना सा लग रहा है। अरे ये तो वही है आदमी है ना जिसके बारे में आप बता रहे थे, अंजलि मैम का आशिक,
जिसे आपके डिटेक्टिव दोस्त ने अविनाश जी के साथ पकड़ा था। हे भगवान, ये केस तो किसी फिल्म की तरह उलझता जा रहा है। दिवाकर जी जल्दी आइए। तभी बोगाड़े के घर से हवलदार की जोर से आवाज आई। दिवाकर ने तुरंत फोन काट दिया और अंदर की ओर भागा। हवलदार की आवाज अंदर वाले बेडरूम से आ रही थी। वहां का माजरा देखकर दिवाकर भौंचक्का रह गया। पंखे से एक आदमी की लाश लटक रही थी। हवलदारों ने आनंद फानन में लाश को पंखे से उतारा। बेडरूम में परिवार की फोटोज देखकर दिवाकर समझ गया कि यह आदमी परिवार का मुखिया था। मतलब यही मिस्टर बोगाड़े होगा। दिवाकर ने तुरंत कर्नल पुरोहित को बोगाड़े के घर का पता मैसेज किया और साथ ही तुरंत आने को बोला। इधर हवलदारों ने बिस्तर के साथ में एक खत बरामद किया जो बोगाड़े ने खुदकुशी के पहले लिखा था। इसमें उसने लिखा था, मेरा परिवार मुझे माफ कर दे। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इसके लिए कृपया अविनाश जी और मेरी कंपनी के अन्य लोग भी मुझे माफ करें। मैं इस छल का बोझ और नहीं सह सकता। जंगल का एक जानवर भी अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाता है और मैं तो उससे भी गिरा हुआ निकला। शर्मा इंडस्ट्रीज का 30 करोड़ का गबन मैंने ही किया। ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा है। कृपया वहां से पैसे निकाल लें। यही नहीं, नेशनल बैंक द्वारा अविनाश सर की नई कंपनी को उधार दिए गए 5,000 करोड़ भी मेरे पास हैं। ये पैसे मैंने अपने परिवार को दे दिए हैं और उन्हें एक गुप्त जगह पर भेज दिया है। उन्हें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं मिल पाएंगे। ये पैसे मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। मैंने अविनाश सर का ये विश्वास तोड़ा है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ भाग नहीं सकता। जहां भी जाऊंगा पहचाना जाऊंगा। वैसे भी सबका मैं गुनहगार हूं। मेरे परिवार को इस विषय में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का अंत करना चाहता हूँ। खत पढ़कर दिवाकर का दिमाग चकरा गया। कुछ देर बाद कर्नल पुरोहित भी वहां आ गए। माजरे का मुआयना करके वो दिवाकर के पास आए और बोले, दिवाकर, अंततः इस कांड का मुजरिम मिल ही गया। उगाड़े को पता था कि अविनाश जी को उस पर शक हो गया है और आज नहीं तो कल वो इसको पकड़ ही लेंगे। इसलिए उसने सोचा कि अविनाश की शादी की वर्षगांठ पर समारोह में अविनाश का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। इसलिए उसने एक प्रोफेशनल शार्प शूटर को अविनाश जी की सुपारी दी। ऐसे शूटर हवा की तरह होते हैं। वो आदमी तो शायद ही हमारे हाथ आए, पर असली मुजरिम तो बोगाड़े ही था। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? गोली तो प्रकाश के कंधे से मिली थी, अविनाश के नहीं। वो शार्प शूटर प्रकाश को क्यों मारेगा? उसका शिकार तो अविनाश थे ना? दिवाकर ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। कहते हैं जंगल के शेर को भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। असल में उस रात अविनाश और अंजलि ने अनजाने में 2 ऐसे काम किए जिससे सारा पासा पलट गया। सब समझाता हूं तुम्हें, पहले तुम पूरा राज समझ लो। कर्नल पुरोहित हंसते हुए बोले, और सर वो बॉम्ब विस्फोट का क्या? क्या वो प्रकाश और अंजलि ने मिलकर किया था? अगर हाँ तो उसमें प्रकाश क्यों मारा गया? बम विस्फोट ड्राइवर प्रकाश ने प्लान किया था। अंजलि का इसमें कोई हाथ नहीं था। प्रकाश अंजलि से बदला लेना चाहता था। अपने भाई गोविंद की मौत का? हाँ शायद, लेकिन एक और भी बात है। ड्राइवर प्रकाश अविनाश के घर में एक कमरे में रहता था। उस कमरे की अच्छे से छानबीन करने के बाद मुझे वहां अंजलि के कई चित्र मिले, जिन्हें देखकर यह साबित होता है कि वो चित्र बिना अंजलि की जानकारी के लिए गए। इससे यह भी साफ जाहिर है कि प्रकाश भी अंजलि से एक तरफा मोहब्बत करता था। तो हो सकता है वो अविनाश को रास्ते से हटाकर अंजलि का प्यार हासिल करना चाहता हो। लेकिन सर जिस आदमी ने बम प्लांट किया हो वो ही उस बम की चपेट में आ जाए, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये तुम्हारा दूसरा सवाल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या 2 चीजें थी जो अंजलि और अविनाश ने अनजाने में उस रात की थी, जिससे उनकी जान बच गई। तो यहाँ आने से पहले मैंने अंजलि और अविनाश जी के साथ होटल की सिक्योरिटी वीडियो फिर से देखे, खास तौर पर बम विस्फोट से ठीक पहले का फुटेज। पहली चीज, सबके जाने के बाद जब अंजलि और अविनाश गिफ्ट ले जाने लगे तो अंजलि ने देखा कि 2 गिफ्ट एकदम एक जैसी थी।
उसने तुरंत ही उन दोनों गिफ्ट के नाम टैग से निकाल दिए और उनमें से एक पर फीता बांध दिया ताकि बाद में याद रहे कि कौन सा तोहफा किसका है। इसी काम ने अनजाने में ही उनकी जान बचा ली। इनमें से एक तोहफा वही था जिसमें बम था, जो प्रकाश ने समारोह से पहले टेबल पर लाकर रखा था। अनजाने में अंजलि ने बम वाले तोहफे पर फीता बांध दिया, लेकिन जब प्रकाश आया तो उसे लगा कि दूसरा तोहफा जिस पर फीता नहीं था उसमें बम है। प्रकाश ने ये बिना बम वाला तोहफा अविनाश को पकड़ा दिया और कहा कि वो बाकी के तोहफे लेकर आ रहा है। असल में फीते वाला तोहफा प्रकाश के पास रह गया और उसी में बम था। समझ रहे हो ना? हे भगवान, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। सच कहा गया है सर, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो इसका मतलब प्रकाश अंजलि से प्यार करता था और अविनाश को रास्ते से हटाने के लिए वो एक गिफ्ट में बम छुपा कर लाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी पार्टी में एक और गिफ्ट भी था जो एकदम सिमिलर गिफ्ट पेपर में रैप था। अंजलि ने जब दो गिफ्ट एक जैसे देखे तो उसने एक गिफ्ट पर फीता बांध दिया और ये बम वाला ही गिफ्ट था जो प्रकाश लाया था। प्रकाश जब वापस आया तो उसे लगा कि दूसरा तोहफा जिस पे फीता नहीं है उसी में बम है, और उसने ये वाला तोहफा अविनाश को पकड़ा दिया और जिस तोहफे पे फीता था वो खुद उठा लिया। लेकिन सर एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही, ये शार्प शूटर ने प्रकाश को गोली क्यों मारी? बुगाड़े ने तो उसे अविनाश को मारने की सुपारी दी थी ना। हाँ, तो यहाँ आया दूसरा अनजान काम जो उस रात अविनाश ने किया था। उस रात हल्की ठंड थी। प्रकाश अपने पहने हुए कपड़ों में कांप रहा था। ये देखकर अविनाश ने अपना कोट प्रकाश को पहना दिया। शार्प शूटर ने जब ऊपर से देखा होगा तो कोट पहने प्रकाश को अविनाश समझ बैठा। ओ तेरी, सर इससे ज्यादा उलझा हुआ केस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो इसका मतलब दोनों मुलजिम अपने ही फैलाए जाल में फंसकर मर गए, एक गलती से, दूसरा शर्म से। दिवाकर, लगता तो यही है। अब तुम ये केस क्लोज कर सकते हो और कमिश्नर साहब को खुशखबरी सुना सकते हो। अब आप क्या करेंगे सर? छुट्टी पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस ऐसी जगह जहां फोन काम नहीं करता। कहते हुए कर्नल पुरोहित हंसने लगे। इस घटना को अब एक हफ्ता बीत गया था। केस को रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने की वजह से दिवाकर और उसकी टीम की हर जगह प्रशंसा हुई। इंस्पेक्टर दिवाकर और सब इंस्पेक्टर कदम को पदोन्नत कर दिया गया। अविनाश और अंजलि अब एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए थे। बैंक द्वारा लोन दिए गए 5,000 करोड़ कहीं नहीं मिले और मजबूरन बैंक को वो पैसे राइट ऑफ करने पड़े, यानी कि एक तरह से अपनी किताब से उन पैसों को मिटाना पड़ा। चूंकि उन पैसों के बदले अविनाश ने अपनी नई कंपनी गिरवी रखी थी, अविनाश को वो कंपनी बैंक को बेचनी पड़ी। परंतु उस कंपनी के कर्मचारी बुगाड़े के मरने के पश्चात उसकी कीमत कुछ रह भी नहीं गई थी। इधर कर्नल पुरोहित एक लंबी छुट्टी लेकर एक अज्ञात जगह पर चले गए। एक रोज कदम और दिवाकर थाने में बैठे अपना काम कर रहे थे कि तभी दिवाकर की नजर अखबार पर पड़ी। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी थी, बिजनेसमैन अविनाश धवन ने अपना बिजनेस यूरोपियन निवेशकों को बेचा। ये खबर देखकर दिवाकर को उत्सुकता हुई। उसने आगे पढ़ा, स्वयं पर घातक हमला होने के कुछ दिन पश्चात अविनाश धवन ने अपना करोड़ों का बिजनेस और अपनी सारी कंपनियां विदेशी निवेशकों को बेच दी है। हमारे अखबार ने जब उनसे संपर्क किया तो अविनाश धवन ने कहा, मैं अब बिजनेस से संन्यास लेना चाहता हूं और अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि उसकी कंपनियां बेचने का असली कारण यह है कि अविनाश धवन का बिजनेस नुकसान में चल रहा था। घटना के पश्चात नेशनल बैंक को अविनाश इंडस्ट्रीज का पूरा लोन माफ करना पड़ा, जिसके कारण इन कंपनियों में शून्य ऋण रह गया था। इस कारण से अविनाश अपनी कंपनियों को मुंह मांगी कीमत पर बेच पाया है। ये खबर पढ़कर दिवाकर चकित हो गया। फिर उसने कुछ देर अपने मोबाइल में कुछ देखा। फिर कदम को बुलाकर उसने कहा, कदम, इधर कुछ तो ऐसा है जो हमारी नाक के नीचे से निकल गया और हम देख नहीं पाए। कदम, एक काम कर, अविनाश जी के बैंक अकाउंट की हिस्ट्री निकाल और साथ ही अंजलि मैडम की फोन की हिस्ट्री भी निकाल। सर, क्या ये केस हम फिर से ओपन कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन सच जानना हमारा कर्तव्य है। कुछ देर पश्चात कदम दिवाकर के केबिन में गया। दिवाकर अपने मोबाइल में कोई चीज गौर से देख रहा था। कदम को देखकर दिवाकर ने कहा, हाँ कदम, कुछ मिला? सर, ऐसे तो कुछ खास नहीं, पर एक छोटी सी चीज है। आस्था डेवलपर्स, वो बुगाड़े की कंपनी जिसने अविनाश को शूट करने
का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस कंपनी में समय समय पर किसी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ये बैंक अकाउंट सर मॉरिशस में था और किसी डमी कंपनी एना डेफल्स के नाम पे था। इस बैंक अकाउंट में फिर किसी दूसरे अकाउंट से पैसा आ रहा था जो कि एक और डमी कंपनी एंडी डोनट्स, और उस अकाउंट में फिर तीसरे अकाउंट से पैसा आ रहा था। तो इस पैसे के लेन देन में अलग अलग देश में स्थित अलग अलग बैंक अकाउंट्स शामिल थे और जो अलग अलग जाली कंपनीज थी। हाँ, तो ये तो तुमने मुझे पहले भी बताया था, दिवाकर उत्सुक होते हुए बोले। ये कहकर दिवाकर वापस अपने मोबाइल में देखने लगे। उनके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वो मोबाइल में कुछ खास देख रहे हैं। हाँ सर, अब जब मैंने इन कंपनियों के नाम गौर से देखे तो सबके इनिशियल्स हैं AD। आस्था डेवलपर्स, एना डुफेल्स, एनी डोनट्स, AD यानी अविनाश धवन। संयोग भी तो हो सकता है, दिवाकर थोड़ा सोचते हुए बोले और फिर से मोबाइल में देखने लगे। सर पूरी बात तो सुनिए। थोड़ा ढूंढने पर मेरी टीम को अविनाश का एक दुबई का बैंक अकाउंट मिला था। अब देखने की बात यह है सर कि कुछ खास तारीखों में इस बैंक अकाउंट से कैश की बड़ी रकम निकाली गई थी और ये तारीखें और कैश की रकम देखो तो ये आस्था डेवलपर्स के बैंक अकाउंट में कब कब पैसा आया उससे मेल खाती हैं। कुछ देर कदम चुप रहा, दिवाकर की ओर देखता रहा, लेकिन दिवाकर पूरी तरह से अपनी मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। फिर कदम बोला, लेकिन सर अविनाश उस कंपनी में पैसे क्यों देगा जिसने उससे मारने की सुपारी दी है? और सर एक बात और है, मेरी टीम को प्रकाश के नाम से 2 सिम कार्ड मिले हैं। जब हमने उसके कॉल्स रिकॉर्ड देखे तो यह पाया कि उनमें से एक सिम से प्रकाश के दूसरे सिम पर कई कॉल्स की गई। कुछ देर की शांति के बाद दिवाकर के चेहरे पर मंद मुस्कान आ गई। कदम, कभी कभी आदमी गलत पते के साथ भी सही जगह पहुंच जाता है। दिवाकर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, मतलब सर? ये केस शुरू से ही हमारा नहीं था। शेर घायल हुआ तो क्या, जंगल का राजा तो वही है ना। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो अविनाश की मर्जी के बिना हुआ हो। उस रात की घटनाओं से लेकर हमारी इन्वेस्टिगेशन तक सब कुछ अविनाश की मर्जी से हुआ था, सिवाय एक चीज के, वो बम विस्फोट। अंजलि और प्रकाश का शादी से पहले रिश्ता था। शादी के बाद प्रकाश अंजलि के जीवन में फिर से आ गया, शायद उसे ब्लैकमेल करने। अंजलि के नौकर ने बताया था कैसे एक दिन उसने देखा कि प्रकाश अंजलि का हार बेचने जा रहा है। वो हीरे का नेकलेस पहनकर आना जो पिछले महीने हमने लिया, बहुत जचता है तुम पर। पता नहीं किस नेकलेस की बात कर रहे हो। प्रकाश के 2 सिम में से एक अंजलि अपने पास रखती थी उससे बात करने के लिए। किसी तरह से प्रकाश ने अंजलि को अविनाश को खत्म करने के प्लान में शामिल कर लिया। शायद रोज रोज अविनाश की बेरुखी से अंजलि तंग आ गई थी। अब तो आखिरी बार फुल एंड फाइनल तमाशा हो। जो भी हो, अंजलि को पता था कि किस तोहफे में बॉम्ब है, लेकिन उस रोज समारोह की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजलि का हृदय परिवर्तित कर दिया। शायद अविनाश और अंजलि के दिल से ऐसी बात हुई जिसके बाद अंजलि ने अविनाश को माफ कर दिया और उसे पहली बार समझ में आया कि प्रकाश उसका फायदा उठा रहा है। मुझे एक और मौका दो बंदी, प्लीज। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं तन्हा हाईवे पर खड़ा हूँ। तुम्हारा हाथ नहीं होगा तो शायद मैं खो जाऊंगा। आज तुमने मुझे ये एहसास करा दिया अविनाश कि इंसान को करीब से देखना समझना बहुत जरूरी है, वरना हम बहुत गलत निर्णय में पहुंच सकते हैं। फिर अंजलि ने फैसला किया कि इस कहानी की शुभ समाप्ति के लिए प्रकाश का पत्ता साफ करना पड़ेगा। फिर बड़ी चालाकी से अंजलि ने तोहफे की अदला बदली कर दी। अगर ये सारा खेल चेस के मैदान पे खेला जाता तो अंजलि होती एक घोड़ा जो बड़ी चालाकी से अपनी चाल चल दे और किसी को पता भी ना चले। हे भगवान, लेकिन सर अविनाश का क्या? अविनाश इस कहानी का शेर है कदम, इस चेस के मैदान का राजा है वो। हम सब प्यादे हैं जो उसने बिछाए हैं। उसे अंजलि और प्रकाश के बारे में पहले से पता था। हाँ, वो लोग उसे मारने की हद तक प्लान करेंगे उसने ये नहीं सोचा था। बोगाड़े ने शर्मा इंडस्ट्री के 30 करोड़ का जो गबन किया उसके बारे में भी अविनाश बहुत पहले से जानता था। उसकी कंपनी डूब रही थी, वो कंपनी बेचकर निकल जाना चाहता था, एक नई शुरुआत करना चाहता था। सच तो यह है कि जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह से ये इन्वेस्टर हमारी कंपनी में निवेश नहीं बल्कि हमारी कंपनीज को खरीदना चाहते हैं।
और मैं ये कंपनीज बेचकर अब तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ये डील फाइनल होने के बाद मेरा काम काफी कम हो जाएगा। फिर उसने एक प्लान बनाया और एक ही तीर से 2 नहीं 3 शिकार कर दिए। पहले उसने एक नई कंपनी बनाई और बोगाड़े पर भरोसा जताकर उन्हें इस कंपनी का मालिक बना दिया। फिर उसने बैंक से बड़ा लोन लिया इस कंपनी के नाम पर और स्वयं को हमेशा इस कंपनी से दूर रखा। उसका ये लोन चुकाने का कभी इरादा नहीं था। वो जानता था कि अगर इस लोन का गबन इस कंपनी द्वारा होगा तो सारा इल्जाम बोगाड़े पर आएगा, जो पहले ही एक शर्मा इंडस्ट्रीज के पैसे गबन करके स्वयं को फरेबी साबित कर चुका है। फिर बोगाड़े के नाम पर एक जाली कंपनी आस्था डेवलपर स्थापित करी और उस कंपनी के द्वारा खुद को मारने की सुपारी दे दी और अंत में समारोह की रात प्रकाश को अपना कोट पहना दिया ताकि उस रात प्रकाश मारा जाए और जब पुलिस ट्रेस करे तो मुजरिम बोगाड़े ही लगे। बैंक के 5,000 करोड़ बोगाड़े के परिवार के पास नहीं है, बल्कि अविनाश के किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में है। कदम कुछ देर चुप रहा। वो इतनी सारी नई खोज को स्वयं में सोखने की कोशिश कर रहा था। कमाल है सर, ये अविनाश ने हमें इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। कर्नल पुरोहित जैसे मजे हुए खिलाड़ी को भी चूना लगा दिया। दिवाकर हंसते हुए बोला, कदम कर्नल पुरोहित ही तो इस खेल का असली वजीर है। हर एक मोड़ पर जब भी हमारी तफ्तीश सही दिशा में जाने लगती, कर्नल पुरोहित हमें गुमराह करने लगते थे। मुझे लगता है बोगाड़े की मौत और वो आत्महत्या का पत्र, उनके पीछे भी कर्नल पुरोहित ही हैं। कई साल पहले जिस डिटेक्टिव ने अविनाश के लिए अंजलि की जासूसी की थी, वो कर्नल पुरोहित ही थे। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? कदम, कभी कभी आदमी गलत पते के साथ भी सही जगह पहुंच जाता है। ये मैसेज देखो। दिवाकर ने अपना मोबाइल कदम के हाथ में रखते हुए कहा। उसमें एक सेंट मैसेज था जो दिवाकर ने कर्नल पुरोहित को भेजा था। जब बोगाड़े के घर मैंने बोगाड़े की लाश देखी थी, तब मैंने इस मैसेज में कर्नल पुरोहित को बोगाड़े के घर का पता भेजा था। इस मैसेज के 10-15 मिनट के बाद कर्नल पुरोहित बोगाड़े के घर आ गए थे। हाँ तो सर, इसमें क्या गलती है? बोगाड़े कीर्ति नगर में रहता है। मैसेज में मैंने कीर्तिपुरम लिख भेजा था, जो कीर्ति नगर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। मैंने कर्नल पुरोहित को गलत एड्रेस भेजा था, फिर भी वो सही समय पर सही पते पर आ गए। ये देखकर कदम भी सोच में पड़ गया। कुछ देर पश्चात उसने पूछा, तो फिर सर? अविनाश जानते थे कि इस इन्वेस्टिगेशन में कर्नल पुरोहित को शामिल किया जाएगा, इसलिए उसने पहले ही कर्नल पुरोहित से बात कर ली थी। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही कर्नल पुरोहित अंजलि को दोषी ठहराने की कोशिश में थे। कर्नल पुरोहित प्रकाश और अंजलि के बारे में पहले से जानते थे और इसलिए विस्फोट का उनका पहला शक अंजलि पर ही गया। मैडम, शक तो मुझे हर उस इंसान पर जो मिस्टर अविनाश से संबंधित था, उनमें से एक आप भी हैं। आपको एक हफ्ते पहले ही अविनाश सर ने सेकंड इन कमांड बनाया है, यानी अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इस सारी अकूत संपत्ति के मालिक आप। आपके शादी से पहले 2 प्रेम प्रसंग भी रह चुके हैं। अंजलि एक बेहद ही धूर्त और चालाक किस्म की महिला लग रही है। ऐसी महिला कुछ भी कर सकती है। लेकिन जिस दिन अविनाश को होश आया, उसने कर्नल को बताया कि अंजलि सुधर गई है और फिर बड़ी चालाकी से कर्नल ने सारा इल्जाम प्रकाश पर डाल दिया। कुछ देर की शांति के बाद कदम बोला, तो अब हम क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं कदम, हर आदमी को वहां होना चाहिए जहां वो है। प्रकाश और बोगाड़े गंदे लोग थे, वो मारे गए। अविनाश और अंजलि का प्यार फिर से खिल गया। अविनाश जंगल का राजा है और ये बाजी भी वो जीत गया। कर्नल पुरोहित लंबी छुट्टी पर चले गए और हम लोग को मिल गया प्रमोशन। इस सारे कांड में अगर किसी बेगुनाह का हक मारा गया तो वो है नेशनल बैंक। उनके पैसे अविनाश डकार गया और बेचारे बैंक वालों को पता भी नहीं चला। चलो खैर, ये बैंक वाले भी सब चोर होते हैं। अब इन कमजोर सबूतों के आधार पर हम ये कह के इस केस को फिर से नहीं खुलवा सकते कि देखो पुलिस का कैसे बेवकूफ बनाया गया था। इसे भी जंगल का नियम मानकर जी लेते हैं। फिर कुछ सोचकर दिवाकर बोला, अविनाश के घर एक चित्र देखा था मैंने, एक जंगल का चित्र। उसमें जंगल के सारे जानवर शेर को निहार रहे थे। बस एक सियार आंखें बंद करके बैठा था। पहले मैं सोचता था कि ये सियार अविनाश है, फिर सोचा कि वो सियार प्रकाश है। अब जाके समझ में आया वो सियार मैं था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।